हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप जानते हैं कि बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए एससीईआरटी या एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग एससीईआरटी का इतिहास सब्जेक्ट का क्लास 8 का चैप्टर 1 कब, कहाँ और कैसे पढ़ेंगे और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इसके सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बार बार बताने का या पढ़ाने का। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कक्षाओं में हमने जाना है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक 3 कालखंडों में बांटा गया है। कक्षा 6 में आपने प्राचीन एवं कक्षा 7 में मध्यकाल में हुए मुख्य परिवर्तनों एवं विशेषताओं के बारे में जाना है। प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उसके काल की विशेषता होती है। आप ये भी जानते हैं कि हमारी दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी भी स्थिर नहीं रही। ये हम लोगों के सामूहिक क्रियाकलापों के कारण हमेशा बदलती रहती है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्रायः सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। आधुनिक युग में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों में भी हुए। ये परिवर्तन कब और कैसे शुरू हुए और उन्होंने दुनिया को किस तरह प्रभावित किया, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पुनर्जागरण। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अनेक परिवर्तनों को जन्म देने का शुरुआत कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ। और कब हुआ, 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ और इसी का नाम पुनर्जागरण पड़ा। इस आंदोलन में लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति का प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। प्रश्न चिन्ह लगाने की इस आज़ादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रति आवाज़ बुलंद करने के लिए भी प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में भी लोग अंधविश्वास पर आधारित आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया के अन्य भागों में भी विस्तार हुआ। अब खोज यात्राएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीमित मान्यताओं की सच्चाई जानने के साथ साथ इस वक्त नई चीज़ों को खोजने के भी काफ़ी प्रयास किए गए। इसी समय अपने इलाके से बाहर की दुनिया के बारे में जानने का भी प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने के प्रयास शुरू किए। एशिया और अमेरिका के देशों तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों का खोज भी इन्हीं प्रयासों का परिणाम थी। इन प्रयासों से यूरोप के कुछ लोग ऐसे देशों तक भी पहुँच पाए जिनके बारे में उन्हें और दुनिया के बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस इसी समय 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ का, स्पेन का प्रसिद्ध नाविक कोलंबस। कोलंबस कहाँ का नाविक था, स्पेन का। और समय क्या था, 1492। उन्होंने क्या खोजा, अमेरिका महाद्वीप की खोज की। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज की। कहाँ का नाविक, पुर्तगाल का नाविक। कौन, वास्को डी गामा। कब, 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज की। नए मार्गों और भूभागों की खोज का एक परिणाम हुआ कि यूरोप के इन देशों में नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति इसी का ही परिणाम था। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के व्यापारियों ने बहुत लाभ कमाया। लाभ होने के कारण धीरे धीरे इनके पास पूंजी जमा होने लगी। इस पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया। इस प्रकार 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। कब हुआ, 15वीं शताब्दी के अंत तक। किसे क्या कहते हैं, इसे पूंजीवाद कहते हैं। इस नई सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी पूंजीपति और श्रमिक, दो नए वर्गों का उदय। क्या था, पूंजीपति और एक वर्ग था श्रमिक, दो नए वर्गों का उदय। पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन होने लगा। आपको याद होगा कि मध्यकाल में कपड़े जुलाहे अपने हाथों से बनाते थे। आधुनिक युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगे। मशीनीकरण की यह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाने लगा। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ पे शुरू हुई, इंग्लैंड में। कब शुरू हुई, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। उद्योगों की स्थापना के कारण इन देशों में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी तेजी से होने लगा। अब इन तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। साथ ही इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता भी थी। इन दोनों ही आवश्यकता ने यूरोप को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। इन देशों को लगा कि अगर ये दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर काबू पा लेंगे तो उन्हें अपने उद्योगों के लिए न केवल कच्चा माल सस्ते दामों पर मिलने लगेगा, बल्कि उनके तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे साम्राज्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है यहाँ पे, कि सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग को अपने अधीन कर लेना, अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, इसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। तो साम्राज्यवाद का अर्थ क्या हुआ कि सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर लेना और अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, इसी प्रक्रिया को साम्राज्यवाद कहते हैं।
18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों को औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। किन किन देशों को साम्राज्यवाद की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देश औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया के अंदर शासित देश को कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहलाए। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। दुनिया में हो रहे इन बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से एवं दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है। अमेरिका की खोज के बाद वहां पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। धीरे धीरे वहां बस गए लोगों ने ही यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों ही देशों में लोगों का अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर किया गया संघर्ष सफल रहा। यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश के लोग स्वतंत्रता की घोषणा का उत्सव मनाते हुए। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित की। स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों का कई देशों के लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका एक प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो लंबे समय से एक दूसरे के साथ थे और एक जैसी भाषा बोलते थे, अपने को एक जैसा मानने या एक राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने की परंपरा शुरू हुई। आधुनिक काल एवं हमारा देश। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रायः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 ईस्वी के बाद आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आधुनिक शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक हिस्सा जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है। आधुनिक काल एवं हमारा देश। इस प्रकार यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। नए उपनिवेशों की तलाश में जब हमारे यूरोपीय हमारे देश में आए तो हमारे देशों पर इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारा देश किस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था। इसी समय यूरोप के व्यापारी भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड आए वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों और राजा को हराकर अपना शासन स्थापित किया। आगे के 200 साल तक हमारे देश पर इनका शासन रहा। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। फलतः भारतीय लोगों में भी जागृति आई। आगे की इकाइयों में अंग्रेजों ने हमारे देश की चीज़ों को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई। अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देशों के मूल्य, मान्यता, पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो क्या है, जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से किसी तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। इस काल विभाजन से अलग हटकर कुछ इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। इसी तरह कई अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को अपने नजरिए से बांटने की कोशिश की है। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1817 में, कब? 1817 में। कहाँ का? स्कॉटलैंड के। कौन थे? अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक। किन्होंने? जेम्स मिल ने। 3 खंडों में, मतलब 3 पार्ट में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का एक किताब लिखा। इसमें ब्रिटिश भारत का इतिहास, वही बुक का हिंदी नाम है ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब की खासियत क्या थी कि उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया। जेम्स मिल को लगता था कि एशियाई देश प्रकृति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे थे। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के लोग इतने पिछड़े और असभ्य थे कि अंग्रेजी शासन से ही उसका कल्याण हो सकता था। अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे। एक ओर तो ये भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते हैं, जबकि अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते हैं, ईसाई शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्रिटिश शब्द से संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे। जरा सोचिए, क्या इतिहास के कालखंड की अवधि को हिंदू, मुस्लिम या ईसाई दौर कहा जा सकता है? क्या किसी भी अवधि में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते? क्या किसी अवधि में अन्य धर्म के लोगों को जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता? हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी भी अवधि का इतिहास किसी एक तरह के लोगों से अकेले नहीं बनता, बल्कि समाज के सारे लोगों को एक साथ मिलकर साथ चलने से बनता है। जेम्स मिल का ये जो बुक था, वहीं से ही फूट डालो और राज करो का शासन का प्रारंभ होता है।
इतिहास को जानिए। इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोतों साधनों का प्रयोग करते हैं उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं। इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोत या साधनों का प्रयोग करते हैं उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि प्राचीन काल के ऐतिहासिक स्रोत थे शिलालेख, मध्यकाल के पांडुलिपि। 19वीं सदी से पहले के सालों में छापेखाने नहीं थे। लिपि या नकल नवीस हाथों से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। बाद में 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाए जाने लगी। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियों की आज भी अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में देख सकते हैं। अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। इन दस्तावेजों में सरकार की योजनाओं और कर से संबंधित दस्तावेज, पुलिस एवं सीआईडी रिपोर्ट, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के रिकॉर्ड, विभिन्न कमीशनों के रिकॉर्ड आदि शामिल होते हैं। आज भी हर जिलों में एक रिकॉर्ड रूम होते हैं। इन्हें आप भी देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूम भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह पुस्तकालयों में वर्षों पहले पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, डायरिया, निजी दस्तावेज आदि चीज़ें सुरक्षित रखी जाती है। महान व्यक्तियों के जीवन एवं आत्मकथा भी इतिहास के अध्ययन में उपयोगी साबित हुए हैं। इन पुस्तकों से हमें उन व्यक्तियों के बारे में विशेष जानकारियाँ मिलती है जिन्होंने राजनीति, प्रशासन एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथ ही इन पुस्तकों से हमें उस समय के समाज में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में भी पता चलता है। आत्मकथा एवं जीवनी के संबंध में अपने देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय एवं पटना स्थित सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर इन सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभिलेखागार है, नेहरू स्मारक पुस्तकालय, एवं पटना में क्या है, एक सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय है। बिहार राज्य का अपना एक अभिलेखागार है। यहाँ जाकर आप सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ सामग्रियों का अर्थात ऐतिहासिक स्रोतों से है। इधर हाल के दिनों में पिछली पीढ़ी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार एवं स्मृतियों को रिकॉर्ड रखने की परंपरा भी कुछ संग्रहालयों में शुरू की गई है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का मानचित्र तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय फसलों का पता लगाया जाता था। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आज ये सारे सर्वेक्षण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जाति, व्यवसाय, शैक्षणिक स्तर आदि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है। इन जानकारियों के आधार पर उनके बेहतरी के लिए भावी योजनाएं तैयार की जाती है। यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह है पटना स्थित बिहार अभिलेखागार और नीचे यह है शरीफे का पौधा। अंग्रेज द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधे के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। इन ऐतिहासिक स्रोतों के अलावा एक अनपढ़ आदमी, आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब क्या सोचते थे, उनके अनुभव क्या था, इसे जानने के लिए हम लोगों को अभी और भी कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें उस समय के कवियों और उपन्यासकारों की रचनाओं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक, यात्रियों के संस्मरण आदि चीज़ों को टटोलना होगा। आपने महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में अवश्य सुना होगा। इनकी कई रचनाएं जैसे गबन, गोदान, कफन में एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की तस्वीर भी देखने को मिलती है। कुछ लोग कहानियाँ, उपन्यास एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म भी बनाते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से हमें मनोरंजन के रूप में अतीत के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की फोटो उपलब्ध है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फोटो कैमरे से खींची गई थी। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्ति, स्थानों और वस्तुओं की फोटो बहुत उपयोगी साबित होते हैं। तो ये रही बहादुर शाह जफर की कैमरे से ली गई तस्वीर। कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत जिसमें समाचार पत्र, सीआईडी रिपोर्ट एवं पत्र के माध्यम से भी मिलते हैं। ये एक समाचार पत्र का टुकड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिहार दौरा, जहाँ पर 30,000 लोग छपरा में एकत्रित हुए थे, इसके बारे में एक समाचार पत्र में रिपोर्ट किया गया है। ये भी एक ऐतिहासिक स्रोत है।
एक CID रिपोर्ट है जिसके बारे में यहाँ दिया गया है कि 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की। छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीब 400 कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 9 बजे सुबह से आसपास के इलाकों में करीब 8 गाँवों में सभाएं की। प्राय हर जगह लोगों से अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून तोड़ने का आग्रह किया गया। 31 मार्च की रात को बेतिया के लिए रवाना हो गए। अगले दिन 1 अप्रैल को बेतिया में करीब 20,000 लोगों की सभा को संबोधित किया। बेतिया से कार द्वारा मोतिहारी के लिए रवाना हुए। वहां दोपहर को करीब 10,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया। हर जगह लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। अपने बिहार भ्रमण के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर एवं सारण जिलों के लोगों को अंग्रेजी शासन द्वारा प्रतिबंधित नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। 3 अप्रैल को उन्होंने सारण जिले में चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया। कांग्रेस के झंडे तले बिहारी संघर्ष के लिए तैयार, ये एक समाचार पत्र में लिखा गया था। बिहार में सत्याग्रह पूरे उबाल पर 11 चौकीदार और 1 दफादार ने अंग्रेजी सेवा से त्याग पत्र दिया। यह भी एक न्यूज़पेपर का कटआउट है। ये जो है ये हाथ से लिखे हुए कुछ पत्र हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में लिखा गया था। समय के साथ परिवर्तन। कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान एवं मालदीव सम्मिलित है। इनमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार, तत्कालीन बर्मा, श्रीलंका, तत्कालीन सीलोन भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशिया साम्राज्य के अंग थे। म्यांमार कब तक था? म्यांमार और श्रीलंका 1937 तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। क्या क्या चले गए? बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। 20वीं सदी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया। कब अलग किया गया था? 1912 ईस्वी में। किसको अलग किया गया था? बिहार एवं उड़ीसा को किससे अलग किया गया था? बंगाल से। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। 1936 में उड़ीसा और बिहार को भी अलग कर दिया गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार को उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र से अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित हुआ। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये बिहार का राजनीतिक मैप है। ये बिहार का प्रमंडल एवं जिला दिया हुआ है। ये विभाजन के पूर्व का बिहार है और ये विभाजन का बाद का बिहार है। औपनिवेशिक राज्य क्षेत्र एवं स्वतंत्र राज्य 1836 में। ये यहाँ पे जो येलो पीला पीला कलर में है, ये सारा जो भारत का वो स्वतंत्र राज्य थे। और ये जो गुलाबी कलर में है, पिंक कलर में, ये आपका ब्रिटिश राज्य क्षेत्र है। ये भारत का एक राजनीतिक मानचित्र है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको बताने का कोशिश किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। थैंक यू।